आज का हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ज्योग्राफी में इस टॉपिक का बहुत अधिक महत्व है इस दृष्टिकोण से कि परीक्षा में आपको इससे संबंधित प्रारंभिक परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न भी मिल जाते हैं और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को हल करने के लिए यूपीएससी में आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अच्छी समझ होना जरूरी है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जब आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो बाकी आगे आने वाले जो जो भी टॉपिक हैं जियोमॉर्फोलॉजी के खास तौर पर उन टॉपिक्स को समझने में आपकी काफी मदद हो जाती है इस टॉपिक से। इंटीरियर ऑफ अर्थ में हम जो शुरू करने वाले हैं इसमें सबसे पहली चीज जो हम समझेंगे वो ये है कि इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में हमको आखिर जानकारी मिलती कहां से है। अब एक बड़ा सवाल आता है हमारे सामने कि पृथ्वी इतनी विशालकाय पिंड होने के कारण हम बहुत सीमित जानकारी ही प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने या वैज्ञानिकों के सामने आती है, भूगोलविदों के सामने आती है कि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि पृथ्वी के बारे में सटीक जानकारी कहां से जुटाई जाए। तो सटीक जानकारी के अभाव में हमको कुछ प्रत्यक्ष स्रोतों के साथ साथ कई सारे अप्रत्यक्ष स्रोतों पर भी निर्भर होना पड़ता है। हमने सभी स्रोतों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों में विभाजित किया हुआ है। अब आप खुद सोच करके देखिए कि आखिर वो कौन से स्रोत हैं जो डायरेक्टली हमको ये बता पाते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। अब जब हम इस बारे में सोचेंगे तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आएगी वो ये है कि क्यों ना हम माइनिंग कर लें, क्यों ना हम उद्भेदन के माध्यम से या पृथ्वी के अंदर खनन की गतिविधि के माध्यम से गहराई में जाकर के देखें कि पृथ्वी के अंदर क्या मिलता है। कुछ गहराई तक तो हमको जानकारी है भी, हम ये जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे जब हम खनन करने के लिए उतरते हैं या हम अंडरग्राउंड माइनिंग करते हैं तो हमको पता चलता है कि चट्टानों की संरचना में परिवर्तन आता है। पृथ्वी की ऊपरी जो परत जो हमको दिखाई देती है उसमें आपको मृदा और चट्टानों के भी अलग स्वरूप दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं चट्टानों का स्वरूप बदलता जाता है, दबाव बदलता जाता है, ताप बदलता जाता है। सामान्य रूप से दाब और ताप में वृद्धि होती जाती है जैसे जैसे हम गहराई में प्रवेश करते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि हम कितना भी चाहें हम 3-4 किलोमीटर से ज्यादा की गहराई तक खनन का कार्य नहीं कर सकते। तो माइनिंग एक्टिविटी अपने आप में एक सीमित प्रयास है जिसके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि पृथ्वी की त्रिज्या हमें पता है कि है 63। पृथ्वी की जो कुल त्रिज्या है वो है 6381 के 373 किलोमीटर के आसपास या सामान्य तौर पे हम कहें तो 6300 किलोमीटर के आसपास। अब इतनी गहराई वाली पृथ्वी में अगर हम सिर्फ 3-4 किलोमीटर तक प्रवेश कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम उस स्तर पर जानकारी जुटा पाने में असमर्थ रह जाते हैं जिस स्तर पर हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए जरूरत है। फिर हम कुछ और स्रोतों के बारे में सोचेंगे कि चलो माइनिंग नहीं करते लेकिन हम कम से कम ड्रिलिंग प्रोजेक्ट ले सकते हैं, और इस तरह के डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट आज भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी अपनी सीमा है। जिस तरह से हम माइनिंग एक्टिविटी में 3-4 किलोमीटर से ज्यादा नहीं प्रवेश कर पा रहे, अब तक की सबसे गहरी माइन जो है वो लगभग 4 किलोमीटर के आसपास की है, वो साउथ अफ्रीका में मिलती है हमको। और इसी तरह से जो ओशन डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है ये हमको कोला में मिलता है, जो आर्कटिक वाला रीजन है साइबेरिया का उत्तरी भाग में, वहां पर हमको कोला माइन के तौर पे या कोला ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के तौर पे एक 12 किलोमीटर की ड्रिलिंग का प्रोजेक्ट दिखाई देता है जिसमें हम पृथ्वी के आंतरिक परतों में 12 किलोमीटर तक प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन इससे ज्यादा प्रवेश करना हमारी क्षमता में नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ना वैसे वैसे ताप में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, और ताप इतना बढ़ जाता है कि जिन मशीनों का प्रयोग हम कर रहे हैं ड्रिलिंग के लिए वो मशीनें ही गल जाती हैं और मशीनें बहुत अधिक गहराई तक प्रवेश नहीं कर पाती। तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम बहुत सीमित आधार पर ही प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक प्राकृतिक घटना भी है जो प्रत्यक्ष ज्ञान की तरफ हमको, पृथ्वी के अंतरतम के प्रत्यक्ष ज्ञान की तरफ हमारी सहायता करती है, वो है वोल्केनिक इरप्शन या ज्वालामुखीय उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला जो मैग्मा है या जिसको हम बाहर आने पर लावा कहते हैं, ये भी हमको पृथ्वी के आंतरिक चट्टानों के स्वरूप, उनके रासायनिक संगठन, इनके बारे में जानकारी देता है। जैसे सामान्य तौर पर आप ये तो समझ ही सकते हैं कि पृथ्वी के नीचे कहीं ना कहीं तो ऐसा कुछ है जहां पर चट्टानें पिघली हुई हैं, और अगर चट्टानें पिघली हुई हैं तो इसका मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया।
तो हमको थोड़ा सा इंडिकेशन इन सभी स्रोतों से मिलता है जिनको हम प्रत्यक्ष स्रोत की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन समस्या वही है ना कि प्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में हमारी जानकारी बहुत सीमित है और इस वजह से हमारी निर्भरता हो जाती है अप्रत्यक्ष स्रोतों पर। और अप्रत्यक्ष स्रोतों में सबसे पहली चीज तो है कि हम जब गहराई में जाते हैं तो गहराई के साथ होने वाला ताप, दाब और घनत्व में परिवर्तन, ये अप्रत्यक्ष रूप से हमको इस बात की जानकारी देता है कि गहराई में संगठन जो है चट्टानों का वो बदल जाता है, दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है और दबाव होने की वजह से घनत्व बढ़ जाता है, घनत्व बढ़ता है, ताप भी बढ़ जाता है। तो ये जो जानकारी है ये अप्रत्यक्ष रूप से हमको अंतरतम को समझने में या इंटरनल लेयरिंग को समझने में हमारी मदद करती है। दूसरी चीज, बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है उल्कापिंड, जिनको हम मीटियोरॉइड्स कहते हैं। सामान्य रूप से उल्का पिंड जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायु से होने वाली घर्षण के कारण उल्का पिंड में दहन हो जाता है, जलने शुरू हो जाते हैं। सामान्य रूप से वो वायुमंडल में ही जल करके समाप्त भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ बड़े उल्का पिंड पृथ्वी के धरातल तक अध जले स्वरूप में प्रवेश कर जाते हैं और धरातल पर आ जाते हैं। जब इस तरह का कोई उल्का पिंड आता है तो हम इस उल्का पिंड की आंतरिक संरचना का अध्ययन करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अंदाजा लगा सकते हैं। अब यहां पर सवाल यह बनता है कि हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अंदाजा लगाना है तो उल्का पिंड की आंतरिक संरचना से क्या लेना देना। लेकिन यहां पर एक संबंध है उल्का पिंड और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। हमारा सौर मंडल असल में सूर्य का ही भाग है, यानी सौर मंडल में जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देते हैं, जितने भी ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह जितने भी दिखाई दे रहे हैं, वो सभी असल में सूर्य का ही अंश है। और इसी वजह से बहुत संभावना होती है कि अगर उल्का पिंड को अध्ययन करें तो उल्का पिंड की संरचना, उल्का पिंड का निर्माण क्रम भी लगभग वही होगा जो हमारी पृथ्वी का होना चाहिए। तो इसी वजह से उल्का पिंड का अध्ययन भी हमको अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के आंतरिक स्तर को समझने में सहायक होता है। गुरुत्वीय विषमता, यह भी एक महत्वपूर्ण तरीका है हमारी पृथ्वी में पदार्थों के संगठन, पदार्थों का केमिकल कॉम्पोजिशन, इनको समझने में हमारी मदद करता है। गुरुत्वीय विषमता का मतलब क्या है? देखिए, आप सामान्य रूप से आप सब जानते होंगे कि पृथ्वी का जो आकार है वो क्या है? वो है ऑब्लेट एस्फेरॉइड। ठीक है, और ऑब्लेट एस्फेरॉइड का मतलब क्या होता है? इसको क्या कहा जाता है? लध्वक्ष गोलाभ कहा जाता है। तो गोलाभ की आकृति है ये, है ना, जो गोले जैसी है मगर पूरी तरह से गोला नहीं है या पूरी तरह से सर्कुलर नहीं है, बल्कि ये ध्रुवों पर चपटी है और विषुवत रेखा पर इसका व्यास जो है वो ज्यादा है, वो बल्ज है उसमें, ठीक है, उभरा हुआ है। तो ध्रुवों पर उभरा हुआ है, उभार है ना, और यहां पर चपटा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम पृथ्वी के केंद्र से इसकी दूरी मापे तो ये कम होगी और ये दूरी ज्यादा होगी, यानी ये वाली त्रिज्या कम और ये वाली त्रिज्या ज्यादा। जब हम यहां पर गुरुत्व का मान पता करते हैं तो ये गुरुत्व का मान इसकी तुलना में कम होता है, यानी ध्रुवों पर गुरुत्व का मान ज्यादा होता है और विषुवत रेखा पर गुरुत्व का मान तुलनात्मक रूप से कम होता है। तो हमको ये एक जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये पैटर्न हमको इस बात का संकेत देता है कि कहीं ना कहीं गुरुत्व का जो स्रोत है या अत्यधिक, अब आपको ये तो पता है कि मास जो है यानी जो भार है वही गुरुत्व को निर्धारित कर रहा है। इसका मतलब कहीं कुछ ऐसा अंदर मैसिव जोन है जो गुरुत्व को उत्पन्न कर रहा है और इस गुरुत्व का प्रभाव दूरी के अनुसार तय होता है। तो हम देखते हैं क्योंकि इसकी दूरी कम है यहां पर गुरुत्व ज्यादा महसूस होगा, क्योंकि इसकी दूरी ज्यादा है यहां पर गुरुत्व तुलनात्मक रूप से कम महसूस होगा। तो ये एक पैटर्न है। दूसरी चीज ये है, क्योंकि भार से ही गुरुत्व निर्धारित हो रहा है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की चट्टानें, उनके भार में अंतर पाए जाने के कारण पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न स्थानों पर हमको विभिन्न मात्रा में गुरुत्व का मान प्राप्त होता है। तो ये जो एनोमली प्राप्त होती है हमको, ग्रेविटेशनल एनोमली या गुरुत्वीय विषमता है, ये भी हमको पृथ्वी की आंतरिक चट्टानों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देने का कार्य करती है। इसी तरह से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर हमको यह जानना है कि पृथ्वी असल में एक मैग्नेट के तौर पे काम करती है, एक मैग्नेटिक बार के तौर पे काम करती है।
तभी आपने देखा होगा ना कि जब आप एक फ्री बार, एक मैग्नेटिक बार को जब धागे से बांध करके लटकाते हैं, तो उसके पोल्स जो हैं वो नॉर्थ साउथ में चल रहे होते हैं या नॉर्थ साउथ दिशा का अनुसरण कर रहे होते हैं। वो असल में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अनुसरण करते हैं। अब पृथ्वी पर जहां जहां पर भी मैग्नेटिक रॉक्स या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाली, चुंबकीय गुण वाली रॉक्स पाई जाती हैं, चट्टानें पाई जाती हैं, वहां पर हमको चुंबकीय गुण दिखाई देते हैं। और लेकिन अलग अलग स्तरों पर इन चुंबकीय गुणों में विषमता पाई जाती है। तो हम इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है जिसने चुंबकीय गुण को निर्धारित किया। जैसे आपको बाद में मैं बताऊंगा कि पृथ्वी के आंतरिक परतों में जो सबसे आंतरिक परत है, जिसको हम कोर कहते हैं, ये दो परतों में है, एक इनर कोर है और एक आउटर कोर है। ये आउटर है और ये इनर है। इनर कोर ठोस अवस्था में है, जबकि आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है, तरल अवस्था में है। और सामान्य रूप से इनर कोर, आउटर कोर, ये एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील होते हैं, जिसको हम चर्निंग मोशन के नाम से जानते हैं। ये जो गति है, इसके कारण उत्पन्न होता है डायनेमो इफेक्ट। डायनेमो आपने देखा होगा। डायनेमो एक छोटी सी बैटरी होती है जो डायनेमिक फोर्सेस, डायनेमिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि कुछ जो साइकिल्स होती थी पहले, अब तो साइकिल्स यूज नहीं होती उतनी ज्यादा, बट फिर भी साइकिल्स में डायनेमो का यूज होता था, और डायनेमो से कनेक्ट करके एक वायर जो है वो सामने की तरफ एक बल्ब में लगा होता था, जिससे रोशनी होती थी अंधेरे के टाइम पे। तो एक टॉर्च को जलाने के लिए हम डायनेमो का यूज करते थे। तो डायनेमो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बेसिकली जनरेट कर रहा है। ये इफेक्ट पृथ्वी के अंदर हो रहा है, इनर कोर और आउटर कोर में। तो हम ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, इससे इस बात का अंदाजा लगा पाते हैं कि पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ चर्निंग मोशन या इस तरह का रोटेशनल मोशन चल रहा होगा, तभी तो ये इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो जनरेट हो रही है। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो है भूकंपीय तरंगे। हमें पृथ्वी के आंतरिक स्तरीकरण के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त हो रही है, या सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला स्रोत है, वो भूकंपीय तरंगे हैं। तो ये सभी स्रोत आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, इनको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या किसी भी तरह से ये पूछे जा सकते हैं, है ना। तो इनको बाकायदा आप याद रखेंगे। और फिर हम इसके बाद देखेंगे, जानकारी के स्रोत हमने कर ही लिया है। हाँ, इसके बाद हम देखेंगे कि भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं। हम्म तो अब जब हम भूकंपीय तरंगे पढ़ेंगे, अब देखो यहां पर सिंपल सी बात यह थी कि अब तक हमने देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी के लिए हमें कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों की आवश्यकता होती है। प्रत्यक्ष स्रोतों में हमने मुख्य रूप से देखा कि खनन, उत्खनन, उद्भेदन, ठीक है, और जो ज्वालामुखीय स्रोत हैं, ज्वालामुखीय उद्गार हैं, वो हैं। जबकि अप्रत्यक्ष स्रोतों के अंतर्गत हम देख रहे थे कि गुरुत्वीय विषमता आ रही है, उल्का पिंड आ रहे हैं, गहराई के साथ होने वाला ताप दाब में परिवर्तन और घनत्व में परिवर्तन आ रहा है। उसके अलावा हम देख रहे हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भूकंपीय तरंगे। तो अब हम यहां पर थोड़ा सा अंतरिक्ष संरचना को छोड़ेंगे और भूकंपीय तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो भूकंपीय तरंगों का सिंपल सा मतलब तो यह है सीस्मिक वेव्स, आप सब जानते हैं। अर्थक्वेक वेव्स, सीस्मिक वेव्स के नाम से इनको इंग्लिश में जाना जाता है। भूकंप की गतिविधि के दौरान जो ऊर्जा विमुक्त होती है, वो ऊर्जा जिन तरंगों के माध्यम से गति करती है, उन्हें हम भूकंपीय तरंगे या सीस्मिक वेव्स कहते हैं, या अर्थक्वेक वेव्स कहते हैं। तो एक्चुअल में जो हम पढ़ रहे हैं वो हैं अर्थक्वेक वेव्स या सीस्मिक वेव्स। ठीक है। तो अब यहां पर तो बड़ा सिंपल हो गया ना कि भूकंपीय तरंगों के दौरान, भूकंपीय घटना के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंगे भूकंपीय तरंगे हैं। और
लेकिन इसको बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि भूकंप क्या होते हैं, है ना, अर्थक्वेक्स क्या होते हैं। तो भूकंप को हम सामान्य तरीके से कैसे परिभाषित करते हैं कि पृथ्वी की सतह पर होने वाला कंपन, जिसका कारण पृथ्वी के भीतरी चट्टानों में या आंतरिक चट्टानों में होने वाले चटकन, भ्रंशन या वलन संबंधी घटनाएं होती हैं, इसे हम भूकंप कहते हैं। तो भूकंप तो सिंपल सा है कि पृथ्वी के धरातल पर होने वाला कंपन। कंपन भूकंप कहलाता है। लेकिन ये कंपन हो क्यों रहा है, इसलिए हो रहा है, इसका कारण क्या है? कारण है आंतरिक चट्टानों में चटकन, भ्रंशन या वलन संबंधी घटनाएं। चटकन, भ्रंशन या वलन संबंधी घटनाएं। अब देखो, चटकन यानी चटक जाना, क्रैक्स आ जाना। भ्रंशन का मतलब होता है कि ब्रेक्स डेवलप हो जाना, फॉल्ट्स डेवलप हो जाना, टूट जाना। और वलन का मतलब होता है फोल्ड डेवलप हो जाना, मुड़ जाना। ठीक है, ये सभी तरह की घटनाओं से क्या होगा? ऊर्जा मुक्त होगी। जनरली होता क्या है, इसको आप समझिए कि जैसे मान लेते हैं कि ये एक आंतरिक चट्टान है, पृथ्वी के अंदर ये एक चट्टान है, जिस चट्टान पर कोई फोर्स काम कर रहा है। हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि यहां पर कंप्रेशनल फोर्स काम कर रहा है, यानी चट्टान पर दो तरफ से बल लग रहा है एक ही केंद्र की ओर। ठीक है, इसको समझना। अगर हम ये कहें कि चट्टान पर इधर से भी फोर्स लग रहा है और चट्टान पर इधर से भी फोर्स लग रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यह होगा कि इसमें संपीडनात्मक बल लग रहा है ना, संपीडनात्मक यानी कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है। अब जब कंप्रेशन होगा तो इसमें क्या संभावना है? संभावना यह है कि यह चट्टान ऐसे फोल्ड हो जाएगी, ऐसे फोल्ड हो जाएगी, मुड़ जाएगी, क्योंकि जब दबाव डलेगा तो दोनों तरफ से चट्टान में फोल्ड आ जाएगा। तो इसी को हम कहेंगे वलन हो गया। ठीक है, वलन अगर बहुत ज्यादा देर तक होगा, यानी जो चट्टान की इलास्टिसिटी कैपेसिटी है या तन्यता की सीमा है, इसके बियॉन्ड चला जाएगा, तो चट्टान में क्रैक्स आ जाएंगे, यानी चटकन हो जाएगी। और अगर चट्टान टूट गई और ये दो भाग अलग हो गए, तो हम ये कहेंगे कि चट्टान में भ्रंशन हो गया है। इस दौरान आप देखो कि जब चट्टान में ये ऊर्जा लग रही है ना, तो ये ऊर्जा लगातार एकत्रित हो रही है, एकत्रित होती जा रही है। लेकिन जैसे इसकी तन्यता की सीमा को वो क्रॉस करेगा, वैसे ही चट्टान को क्रैक कर देगा, तोड़ देगा। और इसी का परिणाम क्या होगा? इसी का परिणाम यह होगा कि जहां से ये क्रैक या फोल्ड या फॉल्ट डेवलप होगा, वहां से बड़ी मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलेगी, क्योंकि अब तक ऊर्जा क्या हो रही थी? एकत्रित हो रही थी। जैसे कि अगर हम इस मार्कर को बहुत ज्यादा पावर लगा करके फोल्ड करने की कोशिश करें, तो ये बहुत जल्दी नहीं टूटेगा, इसको समय लगेगा। तब तक ये नहीं टूटेगा जब तक इसमें इतनी ऊर्जा एकत्र ना हो जाए जो इसके तन्यता की सीमा से अधिक हो। जितना ये होल्ड कर सकता है वो उसकी तन्यता की सीमा है। उससे जैसे ही अधिक होगा, वैसे ही ये या तो टूट जाएगा या तो चटक जाएगा, जितना फोर्स है उस हिसाब से। तो ये जैसे ही टूटेगा, वैसे ही एनर्जी को जो हम लगा रहे थे, उस फोर्स को बाहर निकलने के लिए एक सरफेस मिल जाएगा, एक प्लेन मिल जाएगा, और उस सतह से सभी दिशाओं में इस तरह से ऊर्जा जो है ये विमुक्त होगी। ये आंतरिक चट्टानों में वलन, चटकन, भ्रंशन की घटना है, और इस तरह से ऊर्जा विमुक्त होगी। अब यहां पर थोड़ी सी बेसिक चीजें और समझ लें कि जैसे हम ये मान लें कि ये है पृथ्वी का धरातल, ठीक है, और यहां पर कोई चट्टान जो है, यहां पर किसी चट्टान में अगर भ्रंशन, वलन या चटकन हुआ है, तो एग्जैक्टली क्या होगा? या हम ऐसा मान लें कि एकदम ऊपरी परत है और यहां पर कोई आंतरिक चट्टान है, यहां पर टूट फूट हुई है। ठीक है, यहां पर चट्टान में चटकन, भ्रंशन या वलन हुआ है, तो एनर्जी बहुत तेजी से रिलीज होगी, सभी दिशाओं में जाएगी ना। तो ये सभी दिशाओं में इस तरह से बढ़ेगी।
ये किन माध्यम में, या ये कहें कि ये किसके जरिए प्रवाहित हो रही है ऊर्जा? ये जिस तरंग के माध्यम से प्रवाहित हो रही है उसी तरंग को हम भूकंपीय तरंग कहते हैं। और एक चीज आप और जानते हैं कि सबसे पहले जहां पर पहुंचेगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एपी सेंटर। जहां से ये उत्पन्न हो रही हैं, यानी जहां पर चटकन वलन भ्रंशन की घटनाएं हो रही हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है केंद्र, भूकंपीय केंद्र या फोकस या हाइपोसेंटर। ठीक है। और एपीसेंटर को क्या कहा जाता है हिंदी में? अधिकेंद्र। और ये सब क्या है? ये हैं भूकंपीय तरंगे। ये सारी भूकंपीय तरंगे। तो यहां तक तो क्लियर है कि हम समझ गए कि भूकंप क्या होता है। तो भूकंप पृथ्वी के धरातल पर होने वाला कंपन है जिसका कारण पृथ्वी के आंतरिक चट्टानों में चटकन भ्रंशन या वलन संबंधी घटनाएं। इस दौरान यानी भूकंपीय घटना के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। यह ऊर्जा जिस माध्यम से या जिन तरंगों के जरिए विमुक्त होती है उन तरंगों को हम क्या कहते हैं? उन तरंगों को हम भूकंपीय तरंगे कहते हैं। ठीक ना? और भूकंपीय तरंगों की प्रकृति मूलतः कैसी होती है? प्रघाती, फोर्स्ड वेव्स होती हैं, है ना? इन्हीं को हम बलात तरंगे भी कहते हैं क्योंकि इनमें बल होता है, इनमें शक्ति होती है। तो शक्ति तरंगे, बालात तरंगे या प्रघाती तरंगे आघात करने में सक्षम होती है। क्यों होती है ऐसे? क्योंकि इनमें बहुत एनर्जी है। और कैसे उत्पन्न हो रही थी? आंतरिक चट्टानों में चटकन भ्रंशन या अन्य विवर्तनिक घटनाएं। यानी विवर्तन का मतलब होता है चट्टानों के चलन से संबंधित, मूवमेंट ऑफ रॉक्स या मूवमेंट ऑफ रॉक स्लैब्स को हम यहां पर विवर्तन से कहते हैं। अब देखो, ये तो हो गया सिंपल, परिभाषाएं आपको याद रखनी होगी, है ना? तो जब भी पूछे भूकंपीय तरंगे क्या है तो आपको बताना है भूकंपीय घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा विभिन्न तरंगों के माध्यम से संचरण करती है। इन्हीं तरंगों को भूकंपीय तरंगे कहा जाता है। भूकंपीय तरंगों की प्रकृति मूलतः प्रघाती होती है। इतना लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। अब हम यहां पर ये देखेंगे अब हम यहां पर यह देखेंगे कि भूकंपीय तरंगों के प्रकार कितने होते हैं। सीस्मिक वेव्स या अर्थक्वेक वेव्स कितने प्रकार की होती हैं? तो हमारा उत्तर है 2 प्रकार की होती हैं। भूगार्भिक तरंगे यानी जिनको बॉडी वेव्स कहा जाता है, और सरफेस तरंगे जिनको हम सतही तरंगे कहते हैं। अब देखो, इनके नाम से ही स्पष्ट है ना, नाम से ही स्पष्ट है कि भूगार्भिक यानी पृथ्वी की बॉडी के अंदर चलने वाली तरंगे, और सतही यानी पृथ्वी की सतह पर चलने वाली तरंगे। तो दोनों के नाम से ही स्पष्ट है। यहां पर यह भी है, तो आप देख लीजिएगा इसको, कि हम यहां पर देख रहे थे कि एक फॉल्ट हुआ और यहां पर केंद्र है, यहां से ऊर्जा विमुक्त होगी सभी दिशाओं में, है ना? इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? फोकस, है ना? और ये जब जहां पर सबसे पहले पहुंचेगी इसको हम कहेंगे एपिसेंटर, जो अभी हमने पिछले वाले पेज में किया था। ये वही चीज है। अगर कहीं पर भी कोई भी चीज समझने में अगर समस्या हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। उस मैसेज में भी हम आपके जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है। तो हम यहां पर देख रहे थे भूकंपीय तरंगों के प्रकार। हमें मिल रहा है कि भूकंपीय तरंगे मूल रूप से 2 तरह की हैं। एक भूगार्भिक तरंगे जिनको हम बॉडी वेव्स कह रहे थे, सतही तरंगे जिनको हम सरफेस वेव्स कह रहे थे। ठीक है। बॉडी वेव्स फिर से 2 प्रकार की होते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर बॉडी वेव्स 2 तरह से चलती हैं। अब देखो, सामान्य तरीके से होता यह है कि हम अगर ये माने कि ये सरफेस है और यहां पर है हमारा हाइपोसेंटर या फोकस, यानी जहां पर भूकंप की घटना घटित हो रही है। ठीक है, तो ये केंद्र है। अब केंद्र से सबसे पहले जहां पर पहुंचेगा भूकंपीय तरंगे, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एपिसेंटर या अधिकेंद्र। ये अपन ने देख ही लिया था। लेकिन जब ये भूकंपीय घटना घटित हुई है तो सबसे पहले यहां पर एक तरंग जो है वो सीधे बहुत उत्पन्न होती है और सीधी दिशा में चलना शुरू कर देती है, सभी दिशाओं में फैल जाती है ना। तो अभी हम इसमें एक ही दिखा रहे हैं।
इसको जो सबसे पहले उत्पन्न हो रही है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्राथमिक तरंग। तो ये हो जाती है प्राथमिक तरंग, जिसको कहा जाता है पी वेव्स। ठीक है, और प्राथमिक तरंग के पीछे ही, यानी प्राथमिक तरंग के बाद दूसरी जो तरंग उत्पन्न होती है वो क्या होती है, वो होती है सेकेंडरी। इसको हम क्या कहेंगे, एस वेव्स। तो पी वेव्स और एस वेव्स, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे, क्योंकि ये पृथ्वी के सतह पर चलने की बजाय पृथ्वी की बॉडी में मूव कर रही हैं, इस वजह से ये दोनों को ही हम क्या कहेंगे, ये दोनों ही हैं बॉडी वेव्स। ये दोनों ही भूगार्भिक तरंगे या बॉडी वेव्स हैं। दूसरी तरफ जब ये तरंगे यहां पर टकराएंगी, जब ये टकरा जाती हैं, तो सतह पर इस तरह से तरंगों का संचरण होता है। ये तरंगे सतही तरंगे कहलाती हैं। मतलब ये कि अगर ये सरफेस है और इधर से यहां से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न हुई हैं, जाकर के टकराएंगी, तो जो सबसे पहले जा रही है वो पी वेव है, इसके पीछे जो आ रही है वो एस वेव है, और जब ये टकराएंगी तो अब बाहर तो रिलीज हो नहीं रहा है, तो ये सतह को माध्यम बना करके और सभी दिशाओं में फैलने लगेंगी। इनको हम सतही तरंगे कहते हैं। सतही तरंगों को ही एल वेव्स भी कहा जाता है, सरफेस वेव्स या एल वेव्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर हम थोड़ा सा प्राथमिक और द्वितीयक तरंगों के बारे में, यानी पी और एस तरंगों के बारे में जानेंगे। पी तरंग की जो जो नेचर है वो होता है अनुदैर्ध्य प्रकार का। ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगों कहने का मतलब यह है कि इसमें कण के संचरण की दिशा जो है वो ठीक वैसी ही होती है जिस दिशा में तरंग चल रही होती है। मतलब यहां पे समझना, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, या हम पेज ही चेंज कर लेते हैं ताकि स्पेस मिले। चलिए, हम कर रहे हैं पी वेव्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं पी वेव्स क्या होती हैं, और फिर हम देखेंगे एस वेव्स के बारे में, या साथ में ही देखते हैं ताकि ज्यादा क्लियर रहे। एस वेव्स, तो आपको क्या याद रखना है, पी वेव्स और एस वेव्स दोनों ही सबसे पहले उत्पन्न हो रही हैं। कहां से उत्पन्न हो रही हैं, केंद्र से, जहां पर भूकंप की घटना उत्पन्न हुई है वहां से सबसे पहले पी वेव्स निकलेगी और सभी दिशाओं में फैल जाएगी। उसके पीछे पीछे एस वेव्स निकलेंगी, वो भी सभी दिशाओं में फैलेंगी। लेकिन दोनों के नेचर में काफी फर्क है। जैसे कि पी वेव्स का जो नेचर है वो है लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि अनुदैर्ध्य, जबकि एस वेव्स का नेचर जो है वो अनुप्रस्थ है। ठीक है, जिसको हम ट्रांसवर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या फर्क होता है, बड़ा सिंपल सा है। देखिए कि जब ये तरंग चलेगी तो माध्यम के कणों को, मान लीजिए कि ये तरंग संचरण की दिशा है, तरंग इधर जा रही है, तो किसी ना किसी माध्यम से तो होकर के गुजरेगी तरंग। तो जिस माध्यम से होकर के गुजर रही है उस माध्यम के कणों को ये आगे पीछे की तरफ धकेलेगी, यानी कण संचरण की दिशा भी ठीक वही होगी जो तरंगों के संचरण की दिशा होगी। तो इसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल। जबकि यहां पर अनुप्रस्थ में क्या होगा कि तरंग अगर ऐसे चल रही है एस वेव्स, तो जो माध्यम के कण हैं उनको ये क्या करेगी, ट्रांसवर्स मूव कराएगी, यानी ऊर्ध्वाधर मूव कराएगी। तो कण ऐसे ऐसे चलेंगे। तो आप देखोगे कि इस वाली वेव से लहरें उत्पन्न होंगी, तरंग जो है वो लहर उत्पन्न करेगी, और ये वाली जो है वो सीधे सीधी चलेगी। इसमें कंप्रेशन होगा क्योंकि पीछे वाला कण आगे वाले कण को पुश कर रहा है, इसलिए यहां पर क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो इसमें से कंप्रेशनल फोर्स जनरेट होगा, लेकिन इसमें से लहरें उत्पन्न होंगी। तो ज्यादा विनाशकारी कौन हो जाएगा,
अगर आपसे पूछा जाए पी वेव ज्यादा विनाशकारी है या एस वेव, तो आप बता सकते हो ना कि एस वेव, क्योंकि ये तो लहर उत्पन्न कर रही है ना, चट्टानों की परतों को पूरा हिला करके रख देगी, जबकि इसमें सिर्फ कंप्रेशन होगा, तो ये संपीड़न उत्पन्न करेंगे। लेकिन ये इनको हम शेयर वेव्स भी कहते हैं, ये कटाव करती हुई चलती हैं, तो एस वेव का ही एक नाम क्या है, शेयर वेव भी कहा जाता है इनको। ठीक है, यानी कटाव उत्पन्न करने वाली वेव जो इस तरह से चलती है कि जहां से निकलेगी वहां पर यह कटाव उत्पन्न करेगी। और यहीं पर हमको एक चीज पता चल जाती है कि अगर हम प्रकृति के आधार पर देखें तो पी वेव्स की प्रकृति किसके जैसे होती है, इसकी होती है ध्वनि तरंगों के जैसे। जैसे ध्वनि तरंगे गति करती हैं, वैसे ही ध्वनि तरंगों के समान प्रकृति होती है पी वेव्स की। तो अगर कभी परीक्षा में इस तरह का स्टेटमेंट आए कि पी वेव्स का जो नेचर है वो सिमिलर है साउंड वेव्स के, तो आप इसको सही मानेंगे। लेकिन आप इधर अगर देखोगे तो एस वेव्स का नेचर किसके जैसा हो जाएगा, ये लाइट वेव्स के जैसा हो जाएगा, यानी प्रकाश तरंगों के समान। ठीक है। अच्छा, अगर गतिशीलता की बात की जाए तो ये ज्यादा तीव्रता से चलते हैं। इनकी जो सामान्य तीव्रता है वो होती है 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जबकि सॉरी 11 सेंटीमीटर कह रहा हूं, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। और जबकि इधर इसका जो तीव्रता होती है वो होती है 5 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड। इस तरह से ये ज्यादा तेजी से चलेगा, ये कम तीव्रता से चलेगा। साथ में एक चीज हमको और ध्यान में रखना है यहां पर कि ये सभी माध्यमों से चल सकता है, यानी ठोस, द्रव, गैस, सभी माध्यमों में गतिशील होती है, सभी माध्यमों से पारगम्य होती है। जबकि ये जो एस वेव्स हैं ये केवल सॉलिड मीडियम में चल रही होती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल रही होती हैं, तो ये केवल ठोस माध्यमों में गतिशील। ठीक ना, तो इस तरह से हमने पी वेव और एस वेव का जो बेसिक नेचर है उसको समझ लिया है। और आपको जब लिखने के लिए आता है तो आपको एग्जैक्टली यही लिखना होता है जितना अपन ने यहाँ पर लिख रखा है। तो अगर आए कि पी वेव और एस वेव या भूकंपीय तरंगे क्या हैं, मुख्य भूकंपीय तरंगों की चर्चा कीजिए, तो आपको असल में यही पॉइंट्स ही लिखने हैं। पहले भूकंपीय तरंगों को परिभाषित कर दीजिए, कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, थोड़ी सी डायग्राम वगैरह बना करके उसको चित्रित कर दीजिए। उसके बाद आपको जो बॉडी वेव्स हैं उसको इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स बना करके आपको बता देना है कि बेसिक नेचर कैसा है। इसी तरह से हम आगे बढ़े तो हमको अब क्या देखना है, सतही तरंगों के बारे में। सतही तरंगे जिन्हें हम फुल कोर्स ज्वाइन करने के लिए आज ही श्रृंखला लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स अब सिर्फ 4,999 रुपए में उपलब्ध है। ये ऑफर सिर्फ 31 अगस्त तक के लिए उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।